यस सर। तो सरकार आखिर जीएसटी आई क्या इंडिया के अंदर 1 जुलाई 17। ओके, तो पढ़ ले जीएसटी। ओके, तो सर जीएसटी इंट्रोड्यूस कैसे हुआ समझ में आपको पूरा। ओके, नाउ लेवी ऑफ जीएसटी। ओके सर, कोई भी एक्ट अगर बनता है सबसे पहला सेक्शन या कोई भी रूल्स अगर होता है उसका रूल नंबर 1 क्लियर कि एप्लीकेबिलिटी, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सर सेक्शन 1 से इस एक्ट का नाम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 होगा। इट शैल एक्सटेंड टू एंटायर कंट्री इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके ओके, एक 2017 बना था भाई एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर सर 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट महबूबा मान गई। मतलब सर और जब आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 370 की वजह से कोई भी एक्ट कश्मीर में एप्लीकेबल होने से पहले वहां की स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्क्रेंस रिक्वायर्ड थी सर। ऐसा पहले हुआ करता था क्लियर, इसलिए एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा था और फिर स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्क्रेंस मिली। 7 जुलाई को वहां एप्लीकेबल किया एसजीएसटी एक्ट और 8 जुलाई से इंप्लीमेंट कर दिया। इसलिए 8 जुलाई से जम्मू एंड कश्मीर, 8 जुलाई 2017 की बात कर रहा हूं, वहां से जम्मू एंड कश्मीर में भी टैक्स लगना चालू हो गया। एक्चुअली यार अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिलता है? कंज्यूमर स्टेट को, जहां गुड्स कंज्यूम होगी। अगर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ये नहीं मानती, एक्सेप्ट नहीं करती, तो जो गुड्स वहां कंज्यूम होती उनको ही लॉस था। तो ये एक्सेप्ट करना ही था एक्चुअली क्लियर। तो एक्सेप्ट हो गया 8 जुलाई 2017 से, वहां भी अप्लाई हो गया क्लियर। ओके, तो सर एक्ट के थ्रू जो टैक्स चार्ज होता है, कोई भी एक्ट जब टैक्स चार्ज करता है तो उसमें एक सेक्शन होता है जिस सेक्शन में लिखा होगा कि ये काम करने पे टैक्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। गुड क्लियर, वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 9। तो डायरेक्टली मूविंग टू सेक्शन नंबर 9, बीच जो सेक्शन से जब जब रिलेवेंट होंगे तब बात करेंगे हम। ओके, जो आपको कंटेंट मिला है, बुक मिला है या अभी चैप्टर जो मिला है आपको, बंद रखो बेटा सर आप बंद रखना है, आपको देखना ही नहीं है। इनफैक्ट बुक आपको कैरी करना नो डाउट, पर बहुत रेयरली कभी काम आएगा। ओके सर, डेली लाना है आपको, पर बहुत रेयर काम आएगा। जहां मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं बोलूंगा आपको, कुछ अगर इंटरप्रिटेशन सिखाने होंगे तो। ओके, अदरवाइज ध्यान पूरा इधर होना चाहिए आपका क्लियर। हमको इंटर करना है, बात करना है और मस्त होकर पढ़ना है। सुनो ध्यान से सर, मैंने बात इसलिए कही, जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इसमें ही बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 101st अमेंडमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके थ्रू एप्लीकेबल हुआ है। इल इफेक्ट क्या थे पुराने एक्ट के, कौन कौन से टैक्स मर्ज हुए, ठीक है। ये बातें जो मैंने आपसे कही वो सब इसमें शेयर करी हुई है चैप्टर 1 में। प्लस चैप्टर 1 में मैंने सारी डेफिनेशंस दी हुई है, डेफिनेशन इन द इंटायर एक्ट। सेक्शन 2 वो आपको अभी नहीं पढ़ना है। चैप्टर 1 में मैंने दिया है जहां जहां जिन जिन चैप्टर्स में रेस्पेक्टिव वर्ड काम आया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन है, गुड्स की डेफिनेशन है, वो जहां रेस्पेक्टिव चैप्टर में काम आई वहां मैंने डेफिनेशन दी, तब हम बात करेंगे। पर सेक्शन 2 मैंने एक जस्ट रेफरेंस के लिए, कभी भी आपको कभी फटाफट को डेफिनेशन देखना है तो चैप्टर में नहीं जाना पड़े, सेक्शन 2 मैंने वही दे दिया एक साथ चैप्टर 1 में आपको, तो अभी नहीं पढ़ना आपको उसको। ओके ठीक, हम अभी बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की, लेवी ऑफ जीएसटी। ओके सर, सुनो ध्यान से, बुक्स बंद, ध्यान इधर पूरा। ओके, जीएसटी लेवी कब होगा क्लियर। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9, सुनो ध्यान से, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1। ये बोलता है CGST shall be levied, CGST shall be levied on, एक बार पूरा लिख देता हूं मैं, फिर हम समझेंगे एक एक बात को। ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, गुड्स और सर्विस और बोथ, बट एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दारू पे जीएसटी पता ही क्या आपको तो सर, क्यों
मोदी जी नहीं पीते। कौन बोला रहा है ये बात सर? सर मतलब बात है ना, मिल बांट के पिएंगे खाएंगे तो पीने की बात नहीं। तो सर पॉइंट ये है, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इधर देन केवल एल्कोहल लिकर नहीं बेटा, एल्कोहल लिकर के अदर यूज भी होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज भी होते हैं, जैसे मेडिसिन। बहुत सारे लोगों के लिए दारू दवा है बेटा सर। तो मेडिसिन हो गई, परफ्यूम्स हो गए, बहुत सारी गुड्स है। ओके, तो सर एल्कोहल लिकर नहीं लिखना केवल आपको, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका कारण यह है, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बिफोर जीएसटी इस पे स्टेट एक्साइज था और इस पे वेट था। वेट तो था ही, एक्साइज कौन सा था बेटा? स्टेट एक्साइज। मतलब पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पीती थी। सर पॉइंट ये है, सेंट्रल एक्साइज नहीं था इस पे सर, क्या था? स्टेट एक्साइज, और वेट भी स्टेट का था। मतलब एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे सारी रेवेन्यू किसको मिलती थी? स्टेट गवर्नमेंट को। अगर इसको जीएसटी में इंट्रोड्यूस कर दे, 50% सेंट्रल, 50% स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहता है। क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू लूज नहीं करना चाहता है एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसलिए इसको मर्ज नहीं किया। ओके बच्चों, ठीक सर। तो इसका मतलब वेट अभी भी है, वेट लो डिलीट नहीं हुए अभी। क्लियर? और बात करेंगे बाद में, चलो। CGST shall be levied on intra-state supply of goods or service or both except alcohol liquor for human consumption. At the rate which will be notified by सेंट्रल गवर्नमेंट। देख भाई, काउंसिल थोड़ा एक्ट बनाएगा यार, एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट CGST एक्ट और स्टेट गवर्नमेंट SGST एक्ट बनाएगी। क्लियर? तो एक्ट और नोटिफिकेशन देने की पावर तो गवर्नमेंट के पास ही होते हैं, रिकमेंड कौन करेगा? तो सर देखो, डेलीगेटेड पावर आ गया कि रेट ऑफ टैक्स कौन नोटिफाई करेगा, समझे मेरी बात? पर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी, क्लियर? तो CGST shall be levied on intra-state supply of goods or service or both except alcohol liquor for human consumption at the rate which will be notified by the central government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20%. Not more than, सर 20% जो रेट बता रहा हूं, ये मैक्सिमम रेट ऑफ CGST हो सकती है। मतलब टोटल रेट ऑफ GST कितना हो सकता है? मैक्सिमम 40। Clear? CGST 20%, SGST 20% can be the maximum rate of GST, 40% can be the maximum rate of GST. Clear? और यही मैं अगर IGST की बात करूंगा तो IGST is the sum total of CGST and SGST. Clear? तो अगर 9% रेट है CGST का तो 9 होगा SGST का और 18 होगा किसका? IGST का। ओके चलो, तो CGST shall be levied on intrastate supply of what? Goods or service or both except alcohol liquor for human consumption at the rate which will be notified by the central government on the recommendation of the GST Council, but not more than of what? Not more than 20% of value. Value of such goods or service or both. अरे क्लियर? समझे मेरी बात बेटा? और वैल्यू इज डिफाइंड, सॉरी, अरे वाह यार, ये कैसे क्या वापस करना एक बार? ये कैसे क्या वापस करना एक बार वापस। मेरे को अच्छा लगता है ये जो आप करते हो ना, ऐसे ऐसे ऐसा लगता है कोई किस कर रहा हो सर। ओके गुड, thank you sir. At the rate but not more than 20% of value of such goods or service or both which is defined. ये क्या माहौल? नया ना, which is defined under section number 15 of the CGST Act. ओके, सेक्शन 15 ने डिफाइन किया किसको? वैल्यू को, जो हम बात करेंगे बाद में। ओके बच्चों, ओके। और आगे एक बात और लिखी है, वापस देखना क्या लिखा है। CGST shall be levied on intra-state supply of goods or service or both
except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government, but on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of value of goods or services or both, as per section number 15, and it shall be payable by a taxable person, full stop. It shall be payable by a taxable person. प्लस जहां सेक्शन शुरू होता है वहां पूछते कंडीशन लगे सब्जेक्ट टू सबसेक्शन नंबर 2. अब सबसेक्शन 2 क्या, वो बात करते 2 मिनट बाद रुको अभी आप, ठीक है, पहले ये बात कर लेते हैं हम लोग. ओके, तो सर ये है आपका सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर, वापस देखना, CGST shall be, बस अभी ऑपरेशन चलेगा, shall be levied. ओके, व्हाट डू मीन बाय लेवी? चार्ज होना, इंपोज होना, टैक्स लगना, टैक्स चार्ज होना. ऐसा कौन सा काम आप करोगे जिसकी वजह से ये टैक्स चार्ज होगा, CGST चार्ज होगा? ऐसा कौन सा काम आप करने वाले हो सर? ऐसा कौन सा काम करने पे GST लेवी होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई. अरे क्लियर सर, जब हम IGST एक्ट पढ़ेंगे, सेम सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5 वहां मिलेगा, सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 ऑफ द IGST एक्ट, वहां पे भी सेम मिलेगा कि IGST शैल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई. ओके, तो सर अब बात करता हूं 2 मिनट लेवी वाले पॉइंट पर. ओके सर, इंटर करना, बात करना, कॉपी करने में मत लगे रहना. ओके सर, तो CGST लेवी कब होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई, CGST बोल रहा हूं मैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई. SGST इंट्रा स्टेट सप्लाई, IGST. ओके सर, कुल मिला के इंट्रा हो या इंटर हो, C हो, S हो या I हो, GST ओहो, हो गया. चल सर अब पॉइंट ये है, CGST हो, SGST हो या IGST हो, GST लेवी कब होता है? GST लेवी कब होता है? सप्लाई. इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, क्लियर, CGST हो, SGST हो या IGST हो, GST लेवी कब होता है? सप्लाई. ऐसा कौन सा मोमेंट है? अच्छा, हो सकता है एक ही क्वेश्चन को मैं 10 बार पूछ लूं, पर मेरे को आंसर चाहिए, मतलब चाहिए. ओके, ऐसा कौन सा मोमेंट है, ऐसा कौन सा काम है जिसके होने पे GST लेवी होगा? ऐसा कौन सा काम है जिसके होने पे टैक्स लगेगा? ऐसा कौन सा इवेंट है, ऐसा कौन सा वो इवेंट है जिसके होने पे टैक्स लगता है? तो सर ऐसा कौन सा वो इवेंट है जिसको टैक्सेबल इवेंट बोलेंगे GST में? तो टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? वो इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच अ पर्टिकुलर टैक्स बिकम्स एप्लीकेबल, टैक्सेबल इवेंट. सर GST लेवी कब होता है? GST लेवी कब होता है? ये कहां लिखा? ये कहां लिखा है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में लिखा है कि ये काम करने पे GST चार्ज होगा, GST लेवी होगा. क्लियर? दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन. इसलिए सेक्शन बोलते हैं क्या बेटा? चार्जिंग सेक्शन. इस सेक्शन ने बताया कि ये मोमेंट पर टैक्स लगेगा, इसलिए हाँ, तो नई चीजें सब टाइम लगता है एडजस्टमेंट में. ओके सर, टैक्सेबल इवेंट क्या है GST में? ओके सर, टैक्सेबल इवेंट का मतलब समझ में आया आपको? वो इवेंट जिसके होने पे टैक्स लगेगा. ओके, कस्टम में वो इवेंट कौन सा है? कस्टम्स में वो इवेंट कौन सा है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. क्लियर? एक्साइज में क्या था? मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन. क्लियर? सेल्स टैक्स वेट में क्या था? सेल ऑफ गुड्स. समझे मेरी बात? मतलब टैक्सेबल इवेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको बेटा? हाँ है ना? टैक्स कलेक्ट कब होता है बात की बात है, लेवी कब होता है समझ में आया आपको मेरा पॉइंट? ओके, तो GST विल बी लेविड ऑन. तो टैक्सेबल इवेंट क्या है? ओके, आ जाते वापस सेक्शन 9(1) पे. सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 कहता है क्या? CGST शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई. अच्छा, अभी टेम्परेली बता रहा हूं मैं आपको, इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन द स्टेट. अभी में इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, ये बहुत शिद्दत से डिफाइन किया है IGST एक्ट ने. वो बात करेंगे बाद में हम, सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 ऑफ द IGST एक्ट. क्लियर? चैप्टर नंबर 8 जब बात करेंगे तब बात करेंगे इसके लिए. अभी मान लो विद इन द स्टेट, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सेल हुआ है. ओके, माहौल. सर, तो CGST शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट?
गुड्स और सर्विस और बोथ, एक मिनट, सारी गुड्स, सारी सर्विस, क्लियर, और बोथ, 2 मिनट जल्दी मत करो आप, आराम से, सारी गुड्स सारी सर्विस। अच्छा, अपने को एक ध्यान रखना, मेरे को सेक्शन 9(1) याद नहीं कराना आपको सर, समझो मेरी बात को। सेक्शन 9(1) अगर याद कराना हो तो 2 बार आंख बंद करके बलवाऊं याद, क्या मतलब उसका, नो सेंस। ठीक है, हम सीए फाइनल में है, अपने को एक वर्ड समझना है बेटा, याद करने से कोई मतलब नहीं है। आप सोचोगे सेक्शन 9(1) एग्जाम में आ जाएगा, राइट डाउन सेक्शन 9(1), ऐसा आएगा? कभी नहीं आएगा यार, आप समझना मेरी बात को, है ना, अपने को जल्दी नहीं करनी, आराम से आराम से, ओके। एक एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, ओके, क्योंकि यू विल बी कंसल्टेंट आफ्टर सम टाइम। प्लीज सर, ये मैं लेक्चर 1 में आपको बोल रहा हूं अभी, डोंट थिंक कि यू आर रीडिंग जस्ट टू पास द एग्जाम्स। एग्जाम पास भी क्यों कर रहे हो आप? फॉर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यार, क्लियर, फॉर बीइंग अ कंसल्टेंट, समझे आप मेरी बात? तो आपका अप्रोच एज ए कंसल्टेंट होना चाहिए, जो मेरा है आपके लिए, क्लियर। ये ध्यान रखो आप, आपको कुछ टाइम बाद दुनिया को एडवाइस देनी है, जो आज आप पढ़ रहे हो, क्लियर, उसके बेस पे आपको एडवाइस देनी है लाइफ में। तो ये ध्यान रखो, आपका पूरा करियर आगे, आराम से समझो, जल्दी मत करना, ओके। तो सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्लियर। सारी गुड्स सारी सर्विसेज, गुड्स और सर्विस को भी डिफाइन किया, वो बात करेंगे बाद में हम, क्लियर। गुड्स और सर्विस और ये बोथ का फंडा क्या है सर? एक्चुअली थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, जब सेक्शन नंबर 8 हम पढ़ लेंगे सीजीएसटी एक्ट का, तब समझ में आएगा आपको कि बोथ का कोई सेंस ही नहीं है प्रैक्टिकली। पर जीएसटी नया नया एक्ट बनाया है, और देश कौन सा अपना? इंडिया। ऐसे से लोग क्या बताऊं मैं आपको, अपने आप को देखते होंगे आप। पॉइंट ये है कि सर, अगर कोई गलती से भी पॉइंट लेवी से बाहर रह गया तो कलेक्शन की बात तो आती नहीं सर। टैक्स लेवी होगा तो कलेक्शन की बात आएगी बेटा, इसलिए गवर्नमेंट ने सेफर साइड होने के लिए बोथ लिखा है। बट थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि बोथ का कोई मतलब नहीं है अभी, ओके सर। गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मैंने आपसे इसके बारे में बात कर ली, क्लियर। आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट था इसलिए पहले बात कर ली, ओके। एट द रेट, अच्छा, रेट ऑफ टैक्स आपको याद नहीं करना है, रेट ऑफ टैक्स क्वेश्चन देगा आपको, ओके। ना गुड्स का रेट याद करना है, ना सर्विसेज का रेट याद करना आपको। एट द रेट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, क्लियर, बट नॉट मोर देन 20%, क्लियर, ऑफ वैल्यू ऑफ व्हाट। वैल्यू क्या होता है हम बात करेंगे बाद में, पूरा मैंने चैप्टर दिया, सेक्शन 15 पूरा बात करेंगे, क्लियर। अभी टेम्पररी मान लो सेल प्राइस, इनकम टैक्स लगता है कितना कमाया, कितना गवाया, नेट प्रॉफिट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, दीज आर टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज, आपने बताया था मेरे को पहले, क्लियर। सेल, ट्रांजेक्शन पे टैक्स है सारी है, तो ट्रांजेक्शन जितने में होता है सेल प्राइस, उस पर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं वैल्यू, और बात करेंगे बाद में, सेक्शन 15 पढ़ेंगे तब, ओके। चैप्टर नंबर 4 आएगा अपना, इट शैल बी लेविड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एंड इट शैल बी पेएबल बाय ये बहुत भारी पॉइंट अपने आप में, इट शैल बी पेएबल बाय। अब टैक्सेबल पर्सन क्या होता है ये बात करेंगे बाद में, पर मैंने आपको ये बताया है इसलिए, अच्छा बाद में बात करेंगे ये बोला है, क्यों? घर जाने के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो हमने देखा ही नहीं, क्लियर, नहीं पढ़ाया मैंने अभी, वक्त आएगा तो बात करेंगे इसके लिए, ओके। और शानदार तरीके से लिंक करूंगा मैं इसको, ओके बच्चों। तो सर, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस और बोथ, एट द रेट on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of value of goods or service or both under section number 15, and it shall be payable by a taxable person, but it shall not be levied on alcohol liquor for human consumption, clear, okay। तो GST लेवी कब होगा सर? GST लेवी कब होगा? सप्लाई, टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई क्या होता है ये सेक्शन 7 ने डिफाइन किया है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जीएसटी का, क्लियर, क्योंकि उसकी बेस पे जीएसटी लगेगा बेटा। कोई ट्रांजेक्शन अगर सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा है तो जीएसटी लेवी नहीं होगा बेटा उस पर, क्लियर। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? सप्लाई, सेक्शन 7 ने डिफाइन किया, पर वो बात करेंगे बाद में, पहले सेक्शन 9 पूरा कवर करते हैं हम लोग, ओके। ये था सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1। जो इसके डेप्थ वाले पॉइंट थे वो मैंने अभी शेयर नहीं किया आपसे, वो बात नहीं करी, हम बात करेंगे जब वक्त आएगा तब, ओके। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2, सरकार, पांच गुड्स,
पेट्रोल डीजल वगैरह सुना होगा आपने, इस पे जीएसटी नहीं लगता बेटा, वो इसकी वजह से नहीं लगता। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 ये बोलता है 5 गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, ध्यान रखो, नाम ध्यान रखना है आपको, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं नॉर्मली, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ। क्लियर, ये 5 गुड्स। वापस सुनना, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लेवी होगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो अब तक नोटिफाई नहीं हुई। और सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में लिखा है, सेक्शन 9(1) शुरू होता है ना सर, वहां पे लिखा है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 में जो लिखा है वो प्रिवेल करेगा। तो सबसेक्शन 1 ने तो लिखा केवल एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं लगेगा, पर सिंस ऊपर लिख दिया सब्जेक्ट टू सबसेक्शन नंबर 2, मतलब सबसेक्शन 2 में अगर लिखा है तो उसको मानना पड़ेगा आपको। इट मींस एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में जीएसटी नहीं है, और अभी ये 5 गुड्स ऐसी जिसपे जीएसटी नहीं है, मतलब टोटल कितनी होगी बेटा 6। 8 प्रेजेंट देयर आर 6 गुड्स जिसपे जीएसटी लेवी नहीं होता है। अगेन पेट्रोल डीजल वगैरह जो है ना सर, ये इनको जीएसटी में मर्ज नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40% ओनली, और इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसको मर्ज नहीं किया अभी भी। ओके बच्चों, क्लियर, डन। तो सर ये था सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सुनो ध्यान से। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मेरा आपसे, जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं वो आपको बुक से आज ही पढ़ना है। जो मैंने चैप्टर्स आपको दिए, जो मैंने बुक आपको दिया है, उससे सेम डे पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ा है उससे एक्स्ट्रा नहीं। क्लियर, समझे मेरी बात? मैं क्या चाहता हूं सर आपसे, मैंने प्रिजम्पशन लिया है फर्स्ट डे ही कि आपको कुछ भी नहीं आता है। क्लियर, वी आर बिगिनिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच, पर अपने को कंसल्टेंसी लेवल तक पहुंचना है। ओके, तो मेरे को आपसे केवल एक ही चीज चाहिए, सेम डे जो मैंने आपको पढ़ाया वो सेम डे पढ़ना है आपको। वो अगर आपके एंड पे हो गया तो ये मेरा कमिटमेंट है, जब लेक्चर खत्म होगा तो जो मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया है वो सब कुछ आपको याद रहेगा लास्ट डे तक। क्लियर, ये मेरा काम है सर, आपको लास्ट डे तक कैसे याद रखवाना है वो मेरा काम है। आपका काम एक ही केवल क्या, सेम डे पढ़ना है। ठीक है, प्लस आप चाहे तो चाहे नहीं, आपको करना ही चाहिए रिवीजन लेक्चर्स। मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर अपलोड किए हुए ऑलरेडी यूट्यूब पर। क्लियर, वो आप चैप्टर वाइज देख सकते हो। क्लियर, और मैं तो इनफैक्ट ये सोचता हूं कि जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया कोई और उसी टाइम रिवीजन लेक्चर देख लिया उसका, क्लियर, आपका काम ही हो गया पूरा, खत्म। ओके बच्चों, ठीक। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 ये बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है। गवर्नमेंट के पास पता है, जैसे यहां मैं बोल रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट वर्ड को सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया सेंट्रल गवर्नमेंट, और यही अगर एसजीएसटी एक्ट उठा के देखेंगे तो वहां लिखा है क्या, स्टेट गवर्नमेंट, बस और कोई फर्क नहीं, बाकी पूरा सेक्शन सेम। क्लियर, वहां भी गवर्नमेंट लिखा है और डेफिनेशन लीजिए गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। ओके, तो गवर्नमेंट इज पावर, सुना ध्यान से। अच्छा, जहां पे भी पावर की बात आ जाए, पावर वर्ड देखते ही क्या सोचेंगे आप, डेलीगेटेड पावर। कोई भी एक पढ़ना, जहां पे भी मिल जाए गवर्नमेंट इज पावर या बोर्ड इज पावर, मतलब क्या है, डेलीगेटेड पावर। ओके बच्चों, ठीक, मतलब बिना पार्लियामेंट के वो सैंक्शन कर सकते सर, अप्लाई हो जाएगा वो। ओके सर, सेक्शन, अच्छा ये पावर किसने दिया, सेक्शन ने दिया। सेक्शन किसने बनाया, हम सब ने बनाया बेटा, आप समझे, ऐसे पावर मिलते हैं गवर्नमेंट को। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई कर सकता है, और नोटिफाई करके बोल सकता है कि इन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ में रेसिपिएंट shall be liable to pay GST to the government under reverse charge mechanism RCM। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई कर सकता है
वो नोटिफाई करके बोल सकता है कि नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ में रेसिपिएंट शेल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक बार लिखता हूं फिर समझाता हूं मैं आपको पूरा। एज इफ he is the person liable to pay टू दी गवर्नमेंट, फुल स्टॉप। ओके, सुनना ध्यान से, वापस बोलता हूं मैं। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई कर सकता है, और नोटिफाई करके बोल सकता है नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ में रेसिपिएंट शेल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म and all the provisions of the act shall apply on that recipient as if he is the person liable to pay GST to the government। सुना बच्चों ध्यान से, समझाता हूं मैं इसको। ये मैंने सेक्शन बोला है, समझाया नहीं। सुनो, मतलब जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? अब मेरी तरफ देखो, मेरे से बात करो आप। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। हु इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट? सप्लायर। भाई रेसिपिएंट से टैक्स लेगा और सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। पर कुछ केसेस में सिस्टम उल्टा है, सिस्टम रिवर्स है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और वहां पे रेसिपिएंट को बोला तू डायरेक्ट टैक्स पे करेगा किसको? गवर्नमेंट को। सारे केस में नहीं, कुछ केस जो उन्होंने नोटिफाई किए। क्लियर? अच्छा, गवर्नमेंट को मजा आ रहा है क्या? एक काम करो, यहां पे रिवर्स चार्ज मत लगाओ, एक काम करो यहां लगा दो, यहां लगा, ऐसा नहीं, कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे। समझना ध्यान से। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 पूरा रिवर्स चार्ज का चैप्टर, मैंने चैप्टर नंबर 7 दिया आपको, तब पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे बाद में, पर अभी एक आइडिया होना चाहिए अपने लिए। क्लियर? सुने ध्यान से। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि रेसिपिएंट को वो लायबल कर देगी कि तेरे को टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को डायरेक्टली, और सारे प्रोविजन तेरे पे अप्लाई होंगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एज इफ यू आर द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। हम तेरे से टैक्स लेंगे सब, और जहां रिवर्स लग जाता है वहां रेसिपिएंट को ही पे करना, ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जहां सप्लायर को पे करना, सप्लायर को पे करना है, तो हर केस में सप्लायर को पे करना है, एक्सेप्शनल केस में रेसिपिएंट को पे करना है। जब सप्लायर पे करता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं सर? और जहां रेसिपिएंट पे करता है उसको बोलते हैं क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि उसमें सिस्टम रिवर्स है इसलिए। क्लियर? अब वो कुछ गुड्स और सर्विस और बहुत नोटिफाई किया हुआ है गवर्नमेंट ने। अब नोटिफाई क्या किया है? गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, सर्विसेज हमारे सिलेबस में आती है। कौन कौन से गुड्स नोटिफाई किए आपको याद नहीं करना, पर कौन कौन से सर्विसेज नोटिफाइड है अपने को याद करना है। पर वो सारी सर्विस में अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, बस मैं आपको आरसीएम क्या होता है वो बताता हूं और 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, सो दैट आपको सेक्शन 9(3) समझ में आए। हम आरसीएम पूरा पढ़ेंगे चैप्टर 7 जब बात करेंगे। ओके सर, आखिर 9(3) क्यों आया? क्लियर? समझना, रिवर्स चार्ज क्यों लगाया गवर्नमेंट ने यार? एग्जाम्पल देता हूं मैं 2-3 इसके। एग्जाम्पल दो इसके। मान लो कि सर आउट ऑफ इंडिया से, कहां से आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी, सर्विस बेटा गुड्स नहीं, गुड्स इंपोर्ट करने पे कस्टम लगता है, सर्विसेज इंपोर्ट करने पे जीएसटी लगता है, आईजीएसटी लगता है, अभी आई लगता है, क्या लगता है वो छोड़ा अभी आप। क्लियर? वैल्यू ऑफ सर्विसेज से 10 लाख, कितना मालिक? क्लियर? इस पे जीएसटी है 18% से 1,80,000। $11,80,000 हो गया सर। आउट ऑफ इंडिया से आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी और मान लो इसमें रिवर्स चार्ज नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज ही होता। सप्लायर ने बिल लिखा 11,80,000 का, इसमें 1,80,000 क्या है? जीएसटी है सब। क्लियर? आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज दी किसने? मान लो मिस्टर डॉन ने। किसको दी? मिस्टर कॉन को। अब डॉन ने सर्विस दी किसको? कॉन को। और सोचो इसमें अगर रिवर्स चार्ज नहीं होता, फॉरवर्ड चार्ज होता, नॉर्मल जो चलता है वैसा, कौन अगर डॉन को 11,80,000 पे कर देता? डॉन कहा है? आउटसाइड इंडिया। क्लियर? 1180 अगर उसको पे कर दिया होता, आपको लगता है डॉन जो आउट ऑफ इंडिया है वो इंडिया में आके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के जीएसटी पे करता? अगर वो जीएसटी पे नहीं करता तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उससे रिकवरी कर पाती? इंडिया वालों से रिकवरी नहीं हो पा रही। क्लियर? आउट ऑफ इंडिया वालों से कैसे रिकवरी होगी यार? हाँ है ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इश्यू बन जाएगा ये। और वैसे भी डॉन है, डॉन को पकड़ना हो गया सर। मेरा पॉइंट ये है कि अगर
आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज ली आपने इंडिया में, और अगर आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन को लायबल करते तो हाउ द गवर्नमेंट विल कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम दैट पर्सन। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या कर दिया, आरसीएम लगा दिया। अब आरसीएम लगेगा क्या होगा सर, रेसिपिएंट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 180। क्लियर। तो सर ऐसे केस में केवल 10 लाख का बिल लिखेगा कौन, डॉन, और डॉन को कितना पे करना है आपको, 10 लाख ही पे करना है। क्लियर। और 180 उसको पे नहीं करना है, 180 यू विल डायरेक्टली पे टू बाय रेसिपिएंट। सप्लायर को आपको केवल 10 लाख ही पे करना है, हाँ है ना। क्लियर। तो इस तरह के कुछ केसेस लॉजिकली नोटिफाई किए गवर्नमेंट ने, जहां पे सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। समझ में आ रहा है कुछ, मैं वापस पढ़ा दूंगा, पूरा ध्यान रखना, आवाज ढंग से नहीं आई तो समझ में आया। ओके तो सर ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया, और यहाँ पे रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट को। क्लियर। तो 10 लाख रेसिपिएंट पे करेगा किसको, डॉन को, और 180 किसको पे करेगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को। तो दिस इज हाउ कुछ सर्विसेज है जो नोटिफाई करी गवर्नमेंट ने, जहां सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करना उनको पॉसिबल नहीं था, या उनको लगा यहां से नहीं लेना चाहिए हमको, तो रेसिपिएंट को लायबल कर दिया। सेकंड एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं केवल आपको, आरसीएम पूरा पढ़ेंगे बाद में। सेकंड एग्जांपल, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट कौन होते बेटा, वसूली भाई। अब वसूली भाई जितना वसूली करेंगे उनको क्या मिलेगा, कमीशन। तो वसूली भाई आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक, बैंक विल गिव देम कमीशन। और सोचो कमीशन क्या लगेगा, जीएसटी। अब वसूली भाई ने बैंक से अगर कमीशन पे जीएसटी चार्ज करके खुद ने ले लिया, आपको लगता है वो वसूली भाई गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे? अब वो अगर पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट उनसे रिकवरी कर पाएगी? 2 ऑफिसर गए वापस आए नहीं सर इसलिए वहां पे भी क्या लगा दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और वहां गवर्नमेंट ने बैंक को बोल दिया, बैंक आप रेसिपिएंट हो सर्विस के, हम डायरेक्ट टैक्स आपसे लेंगे, रिकवरी एजेंट से हमसे ना हो पाएगा। क्लियर, समझे मेरी बात। तो दिस इज हाउ लॉजिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया। जैसे ऑथर्स को बुक जो पब्लिश करते हैं उसमें क्या मिलती है, रॉयल्टी। सप्लायर कौन है, ऑथर ने सर्विसेज दी है। क्लियर, अपना बुक पब्लिश करने के लिए दिया है, प्रिंट करने के लिए दिया है सामने वाले को। क्लियर, ही इज अ सप्लायर। अब गवर्नमेंट बोला यार ऑथर बड़े समझदार लोग होते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, बुक लिखने में ध्यान लगाते हैं, इनसे क्या टैक्स ले। तो पब्लिशर बोल दिया तू टैक्स पे करेगा। समझे, वो बड़े इंटेलेक्ट लोग होते हैं यार, मेरी तरफ ऐसा मत देखो यार सर तो दिस इज हाउ अगेन वो इंडस्ट्री नोटिफाई करी गवर्नमेंट ने। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, गई कंपनी, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि सर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगेन क्या क्या वापस सर, डायरेक्टर। अच्छा अगर वो सैलरी ले रहा है तो सैलरी पे जीएसटी नहीं, हम बात करेंगे बाद में। पर अगर वो होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, जिसको डायरेक्टर सेटिंग फी मिल रहा है, वो प्रोफेशनल फी उसकी, आप इनकम टैक्स में टीडीएस काटते होंगे प्रोफेशनल फी का। क्लियर, उस पर क्या लगता है, जीएसटी। पर डायरेक्टर अगेन कौन है, बड़ा आदमी साहब, तो कंपनी बोलिए तू जीएसटी पे करेगा उसका, you are the recipient, you will pay the tax under RCM. So this is how they have notified certain goods or services with some logics, जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और recipient shall be liable to pay GST to the government directly under RCM as if he is the person liable to pay GST to the government. हाँ है ना। अब ये सारे केस मैंने आपको नहीं पढ़ा है, कुछ एग्जांपल दिए आपको केवल। क्लियर, ये सारे केस हम पढ़ेंगे कब, चैप्टर नंबर 7 के टाइम पे। क्लियर, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 समझ में आया आपको बेटा, पक्का, डन। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 बहुत भारी, बहुत भारी, समझना ध्यान से। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 बोलता है, इफ एनी, ध्यान से पढ़ना, इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन इसको भी कॉपी मत करना आप लोग, करना कर लो मेरे भैया। इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन परचेजेज एनी टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, और बहुत फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन
देन रेसिपिएंट जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है shall be liable to pay GST to the government under RCM as if he is the person liable to pay GST and all provision of the act will apply on that person recipient. Clear? सुनो, बहुत भारी बोला मैंने, कोई काम की बात है इसलिए. आई रिपीट द पॉइंट. सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करता हूं मैं आपके लिए, फिर इसमें चेंज होंगे कुछ, इसने मना किया कॉपी करने के लिए. सर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 सुनना बच्चों ध्यान से, बहुत क्लास पॉइंट. सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है. ऐसा क्या लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है. क्या लिखा है? इफ any registered person purchases any taxable goods or service or both from any unregistered person, then recipient जो registered person है shall be liable to pay GST to the government directly under RCM as if he is the person liable to pay GST to the government directly. हाँ है ना? क्लियर? इधर ध्यान. अब थोड़ा डेप्थ में चलते हैं इसके. इसका मतलब क्या हो? मान लो आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन इन GST. हूं तो करो रे. आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन इन GST. सोचो अगर मैंने इफ आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन GST, और सोचो सर हमने इस क्लास में ये जो कल इलेक्ट्रिसिटी वाले को बुला के, इलेक्ट्रिशियन बुला के बल्ब अलग से लगवाया हमने रिकॉर्डिंग के लिए. वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है सर. 2 मिनट समझना. वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है. अच्छा, एम्प्लॉय को सैलरी मिलता है, सैलरी पे GST नहीं लगता है, ऐसा हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, इसलिए मैं उसके बारे में कंसिडर नहीं कर रहा हूं. तो वो कौन है? एक इलेक्ट्रिशियन है जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है. एक नॉर्मल सा बंदा है साहब, उसका टर्नओवर इतना क्रॉस नहीं होता है कि वो रजिस्ट्रेशन करा GST में, तो वो अनरजिस्टर्ड है. उसने सर्विसेज दी, रिपेयर मेंटेनेंस की, इलेक्ट्रिकल फिटिंग की. ऑल दो उसने जो हमसे चार्ज लिया वो 200 रुपये लिया है केवल. अब 200 रुपये चार्ज लिया है. सर्विसेज किसने ली? यशवंत मंगल ने ली. मान लो यशवंत मंगल इज रजिस्टर्ड इन GST. उसने सर्विसेज ली, टैक्सेबल सर्विसेज. सर वो किससे ली? कौन टैक्स पे करेगा? क्या वो रजिस्टर्ड है? क्या वो रजिस्टर्ड होता तो बिल पे GST लगाता, मेरे से लेता, गवर्नमेंट को पे करता. पर रजिस्टर्ड नहीं तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? भाई वो तो रजिस्टर्ड नहीं तो हम क्या करेंगे, हम तेरे से लेंगे टैक्स. और गवर्नमेंट क्या बोलती है? रेसिपिएंट यू विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली. अगर आपने कोई भी परचेज किसे किया है? अनरजिस्टर्ड पर्सन. अब सर जल्दी मत करना, बहुत क्लास लेवल पे इसको लेके जाएंगे. पॉइंट ये है, अगर आपने कोई भी परचेज किससे किया है, तो अगर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन तो वो टैक्स पे करेगा सारा गवर्नमेंट को. अरे क्लियर? ओके. अब सोचो आप, मैंने चाय मंगाई अभी, चाय देने वाला, चाय लेने वाला लग गए. क्या? GST. कौन पे करेगा? सोचो एज अ बिजनेसमैन देख 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस होता है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. जनरली बात कर रहा हूं मैं अभी आपसे. और 20 लाख का टर्नओवर कोई बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है. तो मेनी ऑफ द पीपल आर रजिस्टर्ड इन GST. लगभग सारे लोग. सोचो आप दिन भर में उस रजिस्टर्ड पर्सन ने कुछ भी खर्चा किया है, रजिस्टर्ड से परचेज किया तो बिल पे टैक्स लग के आ गया. अनरजिस्टर्ड परचेज किया तो खुद को ध्यान रखना है. मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कोई भी खर्चा बुक हुआ है, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई था, टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस था, अगर GST बिल है आपके पास, सामने वाला रजिस्टर्ड था, तो उसने टैक्स पे कर दिया. नहीं तो मतलब आप सोचो एज ए बिजनेसमैन मैं दुकान चलाऊं कि ये सब काम करता रहूं यार. आप एक बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट की बात मत करना, एक छोटी दुकान वाले के लिए सोचना. आप सर कोई छोटी दुकान वाला है बेचारा, मर गया हो तो आप मेरी बात समझे. एक एक एक्सपेंस, वो चाय पी रहा है,
चाय का खर्चा बुक तो कर दिए हम सर, जीएसटी पे कर दो उस पर, रिवर्स चार्ज में एवरी मंथ ही विल हैव टू पे द टैक्स। और सर मैं अगर स्मॉल बिजनेसमैन की बात करूं या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करूं, आप देखना कई सारे एक्सपेंस तो ईयर एंड में बुक होते हैं सर। कर रहे हैं मतलब सब सर गड़बड़ कर रखे हैं सर। कई सारे एक्सपेंस ईयर एंड में फिक्स है सर, जितना कैश है वो खर्चे में बुक करना है अपने को। जनरल रिपेयरिंग एक्सपेंस है टकाक, व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंस है टकाक, कन्वेंस एक्सपेंस, हाँ है ना, स्टाफ वेलफेयर कभी नहीं किया फिर भी एक्सपेंस सर। अब सोचो आप सर, सारे एक्सपेंस अगर आपने मार्च में बुक किए, जीएसटी कब पे करोगे उसका? तो सर इनकम टैक्स वाला खड़ा नहीं हो जाएगा आपके पास आके, क्यों रे सारी चाय तूने मार्च में पी, सारे स्टाफ वेलफेयर तूने मार्च में किए, क्योंकि जीएसटी में हर महीने रिटर्न जाता है सर। अगर हर महीने आपने एक्सपेंस बुक नहीं किए, मार्च एंड में बुक किए, मतलब गड़बड़ है कुछ ना कुछ सर, समझे मेरी बात? तो मतलब बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा सर? एवरी मंथ हर महीने चाय भी नहीं पड़ी। अबे ओए सर आप बात समझे? सोचो, मतलब ये तो ठीक है एक लाइट मोड में मैंने बात करी है, अदरवाइज प्रैक्टिकली बात करें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी बिजनेसमैन। इसलिए सर जब जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो उसमें 5,000 रुपए पर डे की लिमिट लगा के इसको माफ किया 28 जून को, जीएसटी आने से पहले 28 जून 28 जून 2017 को जीएसटी एप्लीकेबल होने से पहले 5,000 रुपए पर डे तक का अगर एक्सपेंस है तो उसको एग्जिम कर दिया जीएसटी में सेक्शन 9(4) के थ्रू। क्लियर? पर वो भी 5,000 रुपए पर डे। अब मान लो किसी दिन 6,000 हो गया खर्चा, तो पॉसिबल है ना यार, अब वो आरसीएम में पे करो। तो अगेन हर डे का आपको ट्रैकिंग रखना पड़ेगा इस तरह का, तो ये बहुत डिफिकल्ट रहता है बिजनेसमैन के लिए। इनफैक्ट सर गुजरात में इलेक्शन आ रही थी बीजेपी, इसलिए गुजरात इलेक्शन से पहले 13 अक्टूबर को इसको हटाया सेक्शन को, मतलब इनएप्लीकेबल कर दिया सर। 13 जुलाई 2017 को नोटिफिकेशन देके वो 5,000 वाली लिमिट को भी हटा के बोल दिया कि पूरा ही माफ है साहब, सेक्शन 9(4) पूरा ही क्या है, एग्जिम्ट है। इतना बड़ा ये इंप्लीकेशन था इस सेक्शन का। क्लियर? फिर इसको पोस्टपोन किया 31 मार्च तक, फिर 31 मार्च आई उससे पहले बोलते 30 जून तक, 30 जून आई उससे पहले बोलते 30 सितंबर तक, फिर 30 सितंबर आई उससे पहले बोलते 30 सितंबर 2019 तक पोस्टपोन किया इसको। फिर इसको अमेंड कर दिया 1 फरवरी 2019 से, इसको अमेंड कर दिया, इसको एप्लीकेबल कर दिया, और अमेंडमेंट करके अब इसमें लिख दिया अभी एप्लीकेबल क्या हो देखना आप, अभी एप्लीकेबल है। जो था ना 1 सितंबर 19 तक एप्लीकेबल नहीं, उसको हटा दिया, मतलब 1 अप्रैल 19 से एप्लीकेबल कर दिया। कब से बेटा? एप्लीकेबल किया इसको। क्लियर? पर अमेंडमेंट करने के बाद एप्लीकेबल किया। अमेंडमेंट क्या किया इसके अंदर? इफ एनी नोटिफाइड कैटेगरी, क्या लिखा बच्चों? इफ एनी नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन परचेजेज, एनी की जगह लिख दिया क्या अगेन? एनी टैक्सेबल था ना, नोटिफाइड कैटेगरी, क्या लिख दिया बेटा? इफ एनी नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन परचेजेज एनी नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ही सेक्शन 9(4) अप्लाई होगा, वरना 9(4) अप्लाई नहीं होगा। मतलब जो लिखा था कि हर एक्सपेंस हर परचेज पे सेक्शन 9(4) अप्लाई होगा, वो हर एक्सपेंस पे अप्लाई नहीं होगा। कुछ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस पे होगा, और वो भी कुछ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन पे होगा सब। और वो नोटिफाई कर दिया है, और उसमें केवल बिल्डर्स कवर है सर। क्या कवर है सर? बिल्डर्स, प्रमोटर जिसको बोलते हैं टेक्निकली। क्लियर? और उसमें भी सीमेंट वगैरह वो परचेज करेगा, कैपिटल गुड्स परचेज करेगा, उसके लिए दिया है। वो क्या दिया है वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। पर अभी बात समझ में आई आपको बेटा? मैंने पहले वाला इसलिए पढ़ाया है क्योंकि आपको, अगर आप जीएसटी पढ़ रहे हो तो आपको जो इंडस्ट्री के अंदर हंगामा चल रहा था वो पता होना चाहिए क्या हंगामा था। क्लियर? इसलिए मैंने बताया आपको। क्लियर? अभी समझ में आया क्या एप्लीकेबल है सर? पक्का? सेक्शन 9(4) किस पे अप्लाई होता है अभी? नोटिफाइड कैटेगरी। और नोटिफाइड कैटेगरी में क्या कवर है अभी? बिल्डर्स। क्लियर? और गुड्स सर्विस और बोथ भी नोटिफाइड ही है इसके अंदर सर। क्लियर? पक्का? वो बात करेंगे बाद में हम सर। यहां तक बात समझे मेरी आप? आवाज नहीं आ रही? ओए माहौल सर। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5, ध्यान से देखना, अगेन बहुत क्लास पॉइंट, बहुत क्लास।
अगेन गवर्नमेंट के पास पावर है. पावर मतलब क्या हो गया सर? डेलीगेटेड पावर. गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो नोटिफाई करेंगे. क्या इधर इधर इधर. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि दे कैन नोटिफाई सर्टेन, माइंड इट, सर्टेन डार्क हो गया. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो नोटिफाई कर देंगे क्या? सर्विसेज को. ये हटा देता हूं मैं डार्क हो रहा आपके लिए लास्ट. ओके, ओनली सर्विसेज बच्चों. अब तक जो सबसेक्शन पढ़े उसमें गुड्स और सर्विस और बहुत हर जगह लिखा था. ओके, यहां केवल सर्विसेज है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को क्या कर देंगे? नोटिफाई कर देंगे. नोटिफाई करके बोल देंगे कि if these notified services are supplied through ECU मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. उबर ओला की बात कर रहा हूं मैं आपसे. ओके, goivivo.com, macmatrip.com, urbanclub.com बात करने वाला हूं मैं. वो एग्जांपल इसमें. ओके, 2 मिनट रुको, पहले पूरा पढ़ते हैं फिर बात करेंगे. मैंने फ्लिपकार्ट नहीं बोला बेटा, अमेजोन नहीं बोला जानबूझ के. क्यों? सर्विसेज. फ्लिपकार्ट गुड्स जो बेच रहे उसकी बात नहीं कर रहा मैं आपसे. ओके बच्चों, ठीक. सर पूरी बात करते हैं भी रुको. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकते हो. नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि इन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया तो ऐसे केस में इन सच फुल स्टॉप. भाइयों ध्यान से बात करना. क्या लिखा है? गवर्नमेंट हैज पावर. गवर्नमेंट हैज पावर कि दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज. और बोल सकता है क्या? अगर ये सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी देन सच ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज एंड टैक्स शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम दैट सप्लायर ओनली, दैट ईसीओ ओनली. बेटा हाँ है ना? सुनना ध्यान से, इसको समझते हैं. मैं समझाता हूं, पहले केस बनाता हूं पूरा आपके लिए, फिर बात करेंगे इसमें. एट प्रेजेंट 3 सर्विसेज नोटिफाइड है. कौन सी है? अगेन चैप्टर नंबर 7, 93, 94, 95. ये तीनों सेक्शंस मैंने चैप्टर नंबर 7 में कवर किए डिटेल में. अभी पर सेक्शन 9 पढ़ा रहा हूं इसलिए आइडिया दे रहा हूं आपको. सर इन डेप्थ अभी नहीं जा रहे हैं ना, केवल आइडिया दिया मैंने. सेक्शन 93 का आइडिया दिया है, 94 का भी आइडिया दिया और 95 का भी आइडिया दे रहा हूं मैं आपको. सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 कहता है सर्विसेज नोटिफाई करेगा गवर्नमेंट. 3 सर्विसेज नोटिफाइड है. एग्जांपल के लिए भी ले लेता हूं मैं. टैक्सी सर्विसेज, रेडियो टैक्सी, ओला उबर वगैरह की बात कर रहा हूं मैं आपसे. ओके, होटल अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग सर्विसेज, urbanclub.com. क्लियर? और हाउसकीपिंग होटल अकोमोडेशन जैसे macmatrip.com. ओके, ये 3 सर्विसेज नोटिफाइड है अभी. पर हाँ अभी और बात करेंगे इन पे डेप्थ में जाके बाद में. पर अभी मैं केस समझा रहा हूं कि होता क्या आखिर, ये ट्रांजेक्शन क्या है. सर ध्यान देना. ईसीओ शेल बी ट्रीटेड एज इफ इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज. ओके, एक लाइव केस बनाते. मान लो आपने ओला टैक्सी का नाम सुना होगा सर, 100%. सर क्या नाम, ओरिजिनल नाम? मतलब आरबीजी आया हुआ पीछे, मतलब पूरा है सर. अनिकेत. तो सर अनिकेत भाई ओला कंपनी के मालिक बैठे हमारे बीच.
अनिकेत भाई। क्लियर? तो ये है ओला कंपनी के मालिक, आप सब हो पैसेंजर्स। क्लियर? और मैं मान लो कौन हूं? टैक्सी ड्राइवर। अब तो क्लास के बाद काम क्या है मेरे पास सर? सर मेरा टैक्सी रजिस्टर्ड है ओला ऐप पे सर। करो रे। मान लो आपको यहां से अंधेरी से चर्च गेट जाना है, आपने ओला ऐप ऑन किया, टैक्सी बुक किया, नियरेस्ट टैक्सी मेरे था क्योंकि जेके शाह क्लास पे आप हो, मैं भी यहीं पे हूं सर। क्लियर? तो सर मैं पहुंच गया टैक्सी लेके। क्लियर? आपको यहां से पिक किया और बेंड्रा में फेंक दिया सर चर्च गेट। ओके, तो सर चर्च गेट ड्रॉप किया आपको। मान लो फेयर था ₹700। ओके, 700। अब पॉइंट ये है, 2 मिनट, पॉइंट ये 700 की सर्विसेज, ट्रांजेक्शन सीखना बेटा पहले। आप लोग एंड कंज्यूमर्स जिन्होंने सर्विसेज ली है, मैं टैक्सी ड्राइवर, ये ओला, ओला के थ्रू आपने टैक्सी बुक किया। पॉइंट ये है मेरा आपसे, हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ओला या मंगल? टैक्सी ड्राइवर या ओला? हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज? अच्छा, ये क्लेरिफाई कर दो मैं आपको कि टैक्सी ओला की नहीं है, ओला पे रजिस्टर्ड टैक्सी, टैक्सी मेरी है, मैं ड्राइवर मतलब टैक्सी भी मेरी है सर। ओके, हाँ बताओ सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, टैक्सी ड्राइवर या ओला? टैक्सी ड्राइवर इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज? आप लोग पैसेंजर्स आर दी रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। अच्छा, आप रेसिपिएंट, मैं सप्लायर, ओला कौन? एग्रीगेटर जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? यहां पे उसको वर्ड दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। क्लियर? गुड। तो सर ओला हो गया क्या? ईसीओ। क्लियर? इस मॉडल ऑफ बिजनेस को बोलते हैं एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस। इन्होंने क्या किया, सारे सप्लायर जो टैक्सी वाले थे और सारे एंड कंज्यूमर जो रेसिपिएंट थे उन सबको एग्रीगेट किया एक ही प्लेटफॉर्म पे, इसलिए इसको बोलते हैं एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस। क्लियर? पर एग्रीगेटर वर्ड यूज नहीं किया जीएसटी के अंदर, सर्विस टैक्स में यूज किया था। अभी आप एक कॉमन वर्ड यूज किया क्या? ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो ओला क्या है सर? ईसीओ। मंगल क्या है? सप्लायर ऑफ सर्विस, टैक्सी ड्राइवर। आप लोग कौन हो? पैसेंजर एंड कंज्यूमर। क्लियर? रेसिपिएंट आप, सप्लायर में ये कौन है? ईसीओ। अच्छा, सर्विसेज दी किसने सर? मैंने। किसको दी है? रेसिपिएंट को दी है। अच्छा, नॉर्मली लायबल कौन होता है? सप्लायर। पर ये टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी चला रहा है, उस शक्ल देख के बताओ आप, क्या आपको लगता है वो टैक्स पे करेगा? एक तो मेरी शक्ल पे मत जाओ सर। पॉइंट ये पॉइंट मेरा आपसे ये कि सर टैक्सी जो रेडियो टैक्सी चलाते हैं सर, ये सेक्टर अगेन एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। क्लियर? इट्स नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द टैक्सी ड्राइवर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स। इसलिए गवर्नमेंट ने वहां क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने देखा एंड कंज्यूमर आप लोग हो सर, पैसेंजर, आपसे टैक्स ले नहीं सकते हैं, ये देगा नहीं, पर ये तो बड़ा आदमी ना। क्लियर? इसको बोलते हैं ईसीओ, यू शेल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर? ये 700 का जो ट्रांजेक्शन है, इस पे हम टैक्स आपसे लेंगे। क्लियर? एंड सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट आप पे अप्लाई होंगे एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। मतलब उस पूरे 700 पर टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। क्लियर? मान लो 5% द टैक्स, तो 735 कलेक्ट करेगा। मतलब मैंने आपसे कलेक्ट किए होंगे, मैं ड्राइवर हूं, या आपने ओला मनी से पे किया होगा, या ऐप से पे किया होगा, या नेट बैंकिंग जैसे भी पे किया आपने, ये 735 पूरा मैं ओला को दूंगा एक बार। 35 जो टैक्स था 700 पे 5%, ये 35 कौन पे करेगा टैक्स? गवर्नमेंट को। कौन पे करेगा? ओला पे करेगा, ईसीओ पे करेगा। कितना पे करेगा? 35 पूरा। फिर इसका मान लो 50 रुपी कमीशन था, ये जिसको बोलते हैं हम ओला कन्वीनियंस फी या जो भी बोलते हैं, वो 50 इसका रह जाएगा सर, और 650 में वो ट्रांसफर कर देगा ये। क्लियर? दिस इज हाउ एडजस्टमेंट आर डन। पर पूरे 700 पे टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ पे करेगा। क्लियर? एज इफ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, सारे प्रोविजन उस पे अप्लाई होंगे सर। क्लियर? समझे मेरी बात? दिस इज हाउ प्रोविजन अप्लाई होते हैं। जैसे goibo.com, अगेन ये ईसीओ हो गया सर। आपका कोई होटल है, वो उस पर रजिस्टर्ड है। क्लियर? और आप गेस्ट हो सर, वो होटल आपने बुक किया थ्रू goibo.com, तो अगेन goibo.com टैक्स पे करेगा। पर हम पूरी बात करें इसमें, कुछ कंडीशन से पर बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के टाइम पे। क्लियर? पक्का सर? 100%? तो सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है, और नोटिफाई करके बोल सकती है क्या, कि इन सर्विसेज के केस में
अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया सर्विसेज तो ईसीओ शेल बी ट्रीटेड एज इफ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और सारा टैक्स भी हम उससे कलेक्ट करेंगे। क्लियर? और हाँ ईसीओ, ओ ईसीओ तू ही टैक्स पे करेगा, और हाँ तू ही पे करेगा, और हाँ तू ही पे करेगा। तीन बातें एक्चुअली वहां पे कि अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो वही टैक्स पे करेगा, पर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है वो टैक्स पे करेगा। पर ना उसका फिजिकल प्रेजेंस है ना उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, क्योंकि इसको देख लो इससे ना हो पाएगा। क्लियर? समझे? मतलब पे तो ईसीओ को ही करना, भले आउट ऑफ इंडिया हो कहीं भी हो, उसको एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में, पर पे वही करेगा, इससे ना हो पाएगा। समझे मेरी बात? ये है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5, जिसका मैंने आपको आइडिया दिया, अगेन पूरा डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ा है। सेक्शन 9.3 9.4 9.5 और बात करेंगे कब? चैप्टर नंबर 7 के टाइम पे बेटा। समझ में आया पॉइंट आपको ये? पर आई थिंक कि वो उसका जो पूरा थीम है वो थीम पूरा क्लियर हो गया आपको सर। पक्का बच्चों? ये था सेक्शन नंबर 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट में भी सेक्शन 1 ये बोलता है कि आईजीएसटी एक्ट, इस एक्ट का नाम होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। 1 जुलाई 17 से अप्लाई होगा, पूरे इंडिया में अप्लाई होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और 8 जुलाई से वहां भी अप्लाई हो गया। 8 जुलाई 2017 से कश्मीर में भी अप्लाई हो गया। उसका है सेक्शन नंबर 5 जो चार्जिंग सेक्शन है। क्या है सर? किसका? सब सेक्शन 1 आपको आता है, बोलो। आईजीएसटी शेल बी लेविड ऑन व्हाट? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, except alcohol liquor for human consumption at the rate which will be notified by the government on the recommendation of the GST, but not more than 40%, not more than of what? Value of goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person. बस यहाँ पे एक प्रोवाइजो और दिया है बेटा सबसेक्शन 1 में, जिसको कस्टम पढ़ेंगे तो बात करूंगा मैं आपके लिए। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है मालिक? कस्टम्स, और कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है। वो क्या लगता है, कैसा लगता है, वो कस्टम पढ़ेंगे तो बात करेंगे। कस्टम को लिंक किया है ऐसे बेटा, ठीक है, पर वो आप बात करेंगे बाद में। 5.2 सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 2, वो 5 गुड्स ज्यादा ही, और रिवीजन चल रहा है सेक्शन 9 का, और क्या है? क्लियर? दोनों काम हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 2 बोलो 5 गुड्स। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, क्लियर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, क्लियर, वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ, क्लियर। ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पर आईजीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो अब तक नोटिफाई नहीं हुई। सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 आरसीएम, क्लियर। सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बहुत को नोटिफाई कर देगा, और नोटिफाई करके बोल देगा यहाँ पे रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। सर क्लियर? यहाँ पे वहां पे इंट्रास्टेट था, यहाँ पे इंटरस्टेट है, बात एक ही है। सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 4 अगेन सेम, बस यहाँ पे इंटरस्टेट हो गया, वहां इंट्रास्टेट था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज किया, तो रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। सर हाँ है ना? और सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 5 ईसीओ वाला कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज क्या कर देगी, नोटिफाई सर्विसेज, और वो नोटिफाइड सर्विसेज अगर आपने ईसीओ को थ्रू सप्लाई करी तो ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और सारे प्रोविजन उस पर अप्लाई होंगे। एज इफ ही इज द सप्लायर, वही पे करेगा, वही पे करेगा और वही पे करेगा। क्लियर? ये सेक्शन नंबर 5 है किसका? आईजीएसटी एक्ट का। आई होप यू गॉट द पॉइंट सर। ओके, तो सर मेन बात पे आ रहा हूं मैं, इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, जीएसटी लेवी कब होता है? आवाज नहीं आ रही। जीएसटी लेवी कब होता है सर? हिंदुस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसी भी एक्ट की बात करूं मैं अगर, तो वो है आज की तारीख में क्या? सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ने शिद्दत से डिफाइन किया किसको? सप्लाई को। हम पढ़ रहे हैं क्या? सप्लाई। व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? सप्लाई। क्लियर सर? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1,
सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए बी सी डी। अच्छा, बाद में मैं डी काट के कुछ और लिखूंगा, ठीक है सर? अभी लिख रहा हूं क्योंकि अमेंडमेंट कैसे हुआ क्या हुआ समझ में आएगा वो बाद में। सर ये 7 सबसेक्शन 1A, ओके। फिर आएगा सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज ए क्लोज बी। फिर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 क्लोज ए क्लोज बी, और फिर यहां पे आएगा फुल स्टॉप। सर ये स्ट्रक्चर है डेफिनेशन का, बात करेंगे, मेरे को याद नहीं कराना, याद हो जाएगा सर, आपको टेंशन मत लो। अच्छा, आपको याद कराने का काम मेरा है, आपका नहीं है, ओके? आप समझो, मस्त हो गया एकदम, और सेम डे पढ़ लेना बस। और जो भी एग्जाम्पल्स है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सारे प्रोविजंस आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे आराम से, क्लियर? उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारी चीजें कवर भी हो जाएगी। पर हाँ, सारी बातें जो बुक में है वो सब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, यू डोंट वरी, ओके सर। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई, आवाज नहीं, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए बी और सी। डी अभी छोड़ दो, डी कट गया एक्चुअली, ओके ओके सर। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्या बोलता? सप्लाई सर, सप्लाई इंक्लूड्स ए बी सी। इसका मतलब क्या है? ये 3 ही है या 3 भी है? ओनली या ऑल्सो? ऑल्सो। सप्लाई इंक्लूड्स ए बी सी। ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? ऑल्सो। पक्का? अगर लिखा था सप्लाई मीन्स एबीसी, मतलब यही है। बोलते ना, माई लाइफ मीन्स यू, मतलब तुम ही हो। माई लाइफ इंक्लूड्स यू, चपाक सर। सो यू शुड नो द वर्ड्स कि क्या यूज किया सामने वाले ने। तो सर सर यह लिखा सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए क्लोज नंबर बी एंड सी, मतलब तुम भी हो। अब मतलब ये पंचायत ही करा लो आपसे पूरी, मजा आ रहा है सर? आप बोलो ऐसे सर, मजा आता है सर। आप पता नहीं सेक्शन वेक्शन क्या पढ़ाते हो सर। सर ओके सर, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए क्लोज नंबर बी क्लोज नंबर सी, मतलब सर ध्यान देना, जीएसटी लेवी कब होता है? और कोई चीज, कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप से ही बाहर निकल जाए तो? इसलिए गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट। ऑल्दो जो हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने, सब कुछ कवर है, फिर भी क्या लिखा ऊपर कि कुछ रह भी जाए तो वो भी है, तुम भी हो वो भी है। क्लियर? आप बात समझे प्लीज सर। हम लोगों ने जब जब एक्ट पढ़े, हम में से मैक्सिमम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि इंक्लूड्स लिखा है या मीन्स लिखा है। डेफिनेशन बस याद कर ली, पढ़ ली। अब सोचो ये इंक्लूड्स और मीन्स में कितना बड़ा डिफरेंस हो गया सर। ओके, तो वी शुड कंसिडर कि क्या लिखा है, ध्यान रखना। कोई भी एक पढ़ो आप, क्लियर? आपको एक्ट पढ़ना आना चाहिए बेटा। ओके, तो सप्लाई इंक्लूड्स, समझे मेरी बात? क्योंकि जीएसटी नया एक्ट आया है, कुछ रह नहीं जाए इससे बाहर, इसलिए इंक्लूड लिखा जानबूझ के इन्होंने। ओके, तो क्लोज नंबर ए, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए। आ जाओ सर। Supply includes all forms of supply. Supply includes all forms of supply such as, ये भी एग्जाम्पल है, such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, रेंटल और डिस्पोजल। मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं आपको बेटा।
ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस और मेड और agree to be made by a person for a consideration इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फुल स्टॉप। ये लिखा है। अभी मैं समझाता हूं, रुको, एक एक वर्ड का ऑपरेशन होगा सर, आराम से, कोई जल्दी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर मेड और agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business. Okay. पहली बात तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। देख भाई, केवल एक्साइज मर्ज नहीं हुआ है, केवल वेट मर्ज नहीं हुआ है, जीएसटी में सर्विसेज भी मर्ज हुई है। इसलिए न प्रोडक्शन पे न सेल पे जीएसटी भी होता है कब, सप्लाई पे। और सप्लाई में सब कुछ डाल दिया उन्होंने, सेल भी डाल दिया, एक्सचेंज, बार्टर, सब कुछ। अब इनको समझते हैं हम। अच्छा, अगिन के रो में यहां पे 8 वर्ड्स लिखे सर, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, है ना बेटा। फिर भी ये एग्जॉस्टिव नहीं है। यहां क्या लिखा है, सच एज। ये भी एग्जाम्पल एक तरह से सर। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल। अब एक एक वर्ड को समझते हैं सर। सेल मतलब जैसे मैंने आपको पेन सेल किया था, मार्कर सेल किया था, वो हो गया सेल। सेकंड क्या है, एक्सचेंज। ओके, एक्सचेंज क्या होता है सर, एग्जांपल, पुराना मोबाइल लेके आओ और नए मोबाइल में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा सर आपको। पुराना लाओ नहीं ले जाओ, ऐसा थोड़ा होता है सर। सर होता ना सर, 45,000 का कोई लैपटॉप है, कोई भी पुराना लैपटॉप लेके आओगे तो आपको 35,000 में मिल जाएगा लैपटॉप, होता ना सर ऐसा। तो वो है एक्सचेंज। देन बार्टर, मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, दोनों बर्बाद बेटा सर। सर पॉइंट ये, यस कौन बोला रहे हो सर। पॉइंट ये, मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे क्या पढ़ाया, डायरेक्ट टैक्स। तो भी कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन काइंड, बार्टर हुआ है वहां पे। प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर, वो भी सप्लाई है सब। क्लियर। ट्रांसफर, मैंने अपने सारे असेट्स ट्रांसफर कर दिए आपको, क्लियर, या कुछ असेट आपको ट्रांसफर कर दिया, अगेन वो भी क्या है, सप्लाई। क्लियर। सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज। सर मैंने कोई गुड्स आपको लीज पे दिया, होता ना सर, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, लीज पे दिया। लाइसेंस, सॉफ्टवेयर था, उसको यूज करने का लाइसेंस दिया मैंने आपको। क्लियर। रेंटल, कोई भी गुड्स वगैरह लीज पे दिया, रेंट पे दिया मैंने आपको, अगेन वो क्या है, सर्विस है। क्लियर। इम्यूल प्रॉपर्टी रेंट पे दी मैंने आपको, इम्यूल प्रॉपर्टी बात करेंगे बाद में, उसको छोड़ा। डिस्पोजल, मैंने सारे एसेट अपने बिजनेस से क्या कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए, वो भी क्या है, सप्लाई। मतलब किसी भी तरह का ट्रांसफर समझ लो, किसी तरह का सेल समझ लो, किसी भी तरह का सप्लाई समझ लो, एवरी सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई आर कवर्ड इन द स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी अंडर जीएसटी। क्लियर। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, वेरी गुड, ऑफ व्हाट। अच्छा अब एक मिनट सर, पता है आपने जब अभी रिवीजन किया होगा तो थोड़ा स्मूथ रिवीजन हुआ है, क्यों, आपको हर वर्ड का मीनिंग समझना है। और यही मैं अगर 3 बार रिवीजन कराता और आपको याद हो जाता और फिर रिवीजन करता तो आप रिवीजन तो गलत है, पर वो मजा नहीं आता सर उसके अंदर, वो डेप्थ नहीं आती। इसलिए चीजों को याद करने से अच्छा क्या है, समझो उसको आप। क्लियर। आपको समझना, हर एक चीज याद अपने आप हो जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है। रिवीजन लेक्चर आप 2 बार देख लोगे तो सब वैसे भी याद हो जाएगा सर आपको। और इनफैक्ट हम क्लास में इतनी बार रिवीजन कर लेते हैं कि वो याद हो जाता है। सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझना चीजों को। क्लियर। ओके। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज लीज। ओके। क्लियर। ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस और बोथ। विचार।
व्हेन सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड, मतलब आपने सप्लाई कर दी या सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया, वो भी क्या है? सप्लाई। मतलब सर मैं बोलता हूं क्योंकि इसका लिंक आएगा सेक्शन में 12 और सेक्शन 13 से, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, बात करता हूं भैया से। सर जब जीएसटी नहीं आया था, ओनली सर्विस टैक्स वाज द एक्ट जिसमें लिखा था सर्विसेज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। एक्साइज में कहीं नहीं था गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और अग्रीड टू बी मैन्युफैक्चर्ड। वेट में कहीं नहीं था गुड्स सोल्ड और अग्रीड टू बी सोल्ड, नहीं था। पर जीएसटी आने के बाद सर सप्लाई मेड और अग्रीड टू बी मेड, मतलब गुड्स हो या दोनों कैसे लिख दिया। अब इसका स्टोरी क्या समझना अच्छे से, आराम से बात करें, मस्त हो गया? चलो मस्त होगी बात करते हैं, देखो ट्राई करो। सर ये कहां से आया? अच्छा, पॉइंट ये 1994 में, सुनो ध्यान से, मस्त हो गया। 1990 पहली बार सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था जीएसटी के अंदर, इंडिया के अंदर। सुनो ध्यान से, वहां से जीएसटी आएगा। 2 मिनट को, गुड्स पर टैक्सेस पहले भी थे, सेल्स टैक्स था, एक्साइज था, बहुत पुराना था सर, पर सर्विसेज पे नो टैक्स वाज देयर। इनकम टैक्स ठीक है, वो तो इनकम पे सर, सेल प्राइस पे कोई टैक्स नहीं था। 1994 में गवर्नमेंट ने देखा कि पीपल आर अर्निंग रेवेन्यूज थ्रू सर्विसेज ऑल्सो एंड वी शुड चार्ज टैक्स ऑन सर्विसेज ऑल्सो। पर एक एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि इंडिया है बेटा देश, अचानक टैक्स लगा दे तो खत्म गवर्नमेंट, इसलिए उन्होंने इसको इमीडिएट इफेक्ट से नहीं लगाया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट बेस पर इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, सर्विस टैक्स को। 1994 में केवल 3 सर्विसेज ऐसी थी जिसपे लगाया सर्विस टैक्स, ओनली 3 सर्विसेज। बट यू वोंट बिलीव 2011 तक, 2011 तक, एवरी ईयर, हर साल वो कई सारी सर्विसेज इंट्रोड्यूस करते गए बजट के अंदर। इसको भी टैक्सेबल कर दिया, इसको भी टैक्सेबल कर दिया, इसको भी टैक्सेबल कर दिया, एंड टिल 2011 देयर वर 119 टैक्सेबल सर्विसेज। 3 सर्विसेज थी 94 में, 2011 तक, मतलब 17 ईयर्स में 119 सर्विसेज, लगभग 40 टाइम्स को इस टैक्स को बढ़ा दिया सर इन्होंने, और लगभग सारी सर्विसेज कवर कर दी, एक्सेप्ट कुछ सर्विसेज जो बेसिक नीड वाली थी जहां नहीं लगा टैक्स। और 2012 में तो कमाल कर दिया पांडे जी। और 2012 में तो इन्होंने क्या कर दिया, पहले बोला था ये सारी सर्विस पे टैक्स लगेगा, 2012 में क्या बोला, सब पे टैक्स लगेगा, बस इन पे नहीं लगेगा। सिंस उस लिस्ट में लिखा था कि इन पे नहीं लगेगा, इसलिए उसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। तो 2012 में सर्विस टैक्स को नेगेटिव लिस्ट बेस्ड सर्विस टैक्स कर दिया और सारी सर्विस पे टैक्स लगा दिया एक्सेप्ट जो नेगेटिव लिस्ट में कवर है। क्लियर? और सर सर्विस टैक्स गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया पूरे इंडिया में और लगभग सारी सर्विसेज पर। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हुआ है, हो रहा है। 94 में जब पहली बार टैक्स लाए थे सर्विस टैक्स, तब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको पता था ये बात। तो लोगों को एक्सेप्ट कराने के लिए उन्होंने सर्विस टैक्स को रिसीट बेस पे चार्ज किया। कैसे चार्ज किया बच्चों? रिसीट बेस पे। पेमेंट आएगा तो टैक्स करना, नहीं है तो मत करना। कैसे समझाया? अरे भाई इनडायरेक्ट टैक्स तेरे को क्लाइंट से लेके फिर देना ना टैक्स, और कौन से अपनी पॉकेट से देना है। अच्छा क्लाइंट नहीं देता मत लेना, अगर फीस आएगी तो ही टैक्स पे करना, फीस नहीं है तो मत पे करना। फीस डूब जाए मत देना सर्विस टैक्स, आधा है आधा दे देना सर्विस टैक्स, बस। मतलब प्योर रिसीट बेस, देखो फीस रिसीव होगी तो उसका प्रोपोर्शन टैक्स पे करना है, दैट्स इट। तो इन्होंने सर्विस टैक्स जब इंट्रोड्यूस किया तो कैसे किया सर? रिसीट बेसिस पर। अब जैसे ही सर्विस टैक्स की एक्सेबिलिटी आ गई लोगों में, अच्छा गुड्स पे टैक्स थे कैसे? एक्रूल बेस पे। कैसे था मालिक? सप्लाई करो, सेल करोगे तो लगेगा वेट, मैन्युफैक्चर करोगे तो लगेगा एक्साइज। सर्विस टैक्स में कैसा था बेटा? सर्विसेज दे भी दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आएगा तो टैक्स लगेगा, भले एडवांस आए, लेट आए, टाइम पे आए, आधा है, पूरा है, जब पैसा आएगा तो टैक्स पे करना है, सर्विस टैक्स। क्लियर? पर जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ,
2011 में गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स को भी एक्रूअल बेस पे कर दिया। कैसे कर दिया सर? किसको? और बोल दिया क्या, पेमेंट आए ना आए, बिल इश्यू कर दिया, टैक्स दो। और गवर्नमेंट कौन सी सर? इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट है सर। और देश कौन सा अपना? बेटा कोई डाउट तो नहीं है आपको? देश कौन सा है? और सर क्या शानदार गवर्नमेंट, इन्होंने ये बहाना बनाया कि साहब अब हमको जीएसटी लाना है। क्या बहाना बनाया सर? हम आने वाले वक्त में जीएसटी लेके आएंगे, सो फॉर इंप्लीमेंटेशन जीएसटी हमको गुड्स पे टैक्स और सर्विसेज को टैक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करना है तो सिस्टम ही मर्ज करना पड़ेगा सर, और सिस्टम मर्ज करना है तो गुड्स पे टैक्स थे एक्रूअल बेस पे, सर्विसेज पे टैक्स थे रिसीट बेस पे। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, टू इंटीग्रेट विद द गुड्स टैक्सेस, सर्विसेज को भी क्या कर दिया, एक्रूअल बेस पे कर दिया, और उससे भी खास बात रिसीट बेस को भी नहीं छोड़ा। मतलब लड्डू दोनों हाथ में रखे और बोल दिया क्या, एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। और साहब दिस इज हाउ दे इंट्रोड्यूस्ड पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स इन सर्विस टैक्स इन 2011। और सर्विस टैक्स को क्या कर दिया सर इन्होंने, एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज, मतलब इनवॉइस इश्यू करोगे या पेमेंट आ जाएगा विच एवर इज अर्लियर, से आपका लगेगा क्या, सर्विस टैक्स। अब साहब सर्विस टैक्स कैसे चल रहा है बेटा 2011 से, एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अग्रीड और सॉरी सप्लाईज सर्विसेज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। समझे? मतलब पेमेंट आ गया ना, एडवांस पेमेंट आ गया, मतलब यू अग्रीड टू प्रोवाइड। समझे? तो वहां से लिंक किया इन्होंने। अब साहब सर्विस टैक्स था सर्विसेज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज गुड्स पे टैक्स थे कैसे, एक्रूअल बेस पे, सर्विसेज पे टैक्स था एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब 2017 में तो इनको एक्चुअली जीएसटी लेके आना था। अब बोला क्या, गुड्स इंडस्ट्री वालों को बोला साहब हमको जीएसटी में गुड्स के टैक्स भी तो इंटीग्रेट करना है। अब सर्विस टैक्स है एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो गुड्स को भी एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर करना पड़ेगा। और लो साहब लिख दिया क्या, गुड्स हो या सर्विसेज हो, व्हेन सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड, क्या लगेगा, जीएसटी। और वहां से गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों पे क्या कर दिया इन्होंने, एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर अप्लाई कर दिया। सेक्शन 12 और सेक्शन 13 और 14 बना दिया किसके, टाइम ऑफ सप्लाई के, गुड्स और सर्विस और बोथ के लिए बेटा। हाँ है ना? पर जैसे ही इंडिया में गुड्स इंडस्ट्री पे एडवांस पे टैक्स लगाया, लोगों ने बोला हमसे ना हो पाएगा। इसलिए अगेन 13 अक्टूबर 2017 जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को गुड्स के केस में बोल दिया कि तुमको एडवांस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर सर फिर गवर्नमेंट को जो बड़े इंडस्ट्री वाले हैं 1.5 करोड़ से बड़े टर्नओवर वाले, उन्होंने बोला हमने क्या नुकसान किया है, क्या हमने क्या, टर्नओवर हमारा अच्छा है तो हमने कोई गुनाह किया है क्या। इसलिए 15 नवंबर को फिर गवर्नमेंट क्या कर दिया, सारे गुड्स के केस में, किसी केस में सर, सारे गुड्स से सप्लाई के केस में एडवांस पे टैक्स हटा दिया। तो अभी फिलहाल क्या है सर, गुड्स पे तो क्या है एक्रूअल बेस पे, सर्विसेज पर एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। समझे मेरी बात? पर लेवी वाले सेक्शन में, सप्लाई वाले सेक्शन में, दोनों के लिए क्या लिखा हुआ है सब, मेड और अग्री टू बी मेड। और सर सेक्शन 12 जब हम पढ़ेंगे बाद में, चैप्टर नंबर 3 हमारा जब आएगा, तो तुम्हें बताऊंगा ये वाली बात जो मैंने आपको समझाई भी, उस टाइम वापस रिपीट कर दूंगा मैं ये बात। और वहां पे स्पेशल पावर यूज करके गवर्नमेंट ने गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स हटा दिया बच्चों। हाँ है ना? क्लियर स्टोरी पूरी समझ में आई? इसलिए एक एक वर्ड के पीछे लॉजिक होता है सर, ठीक है। इट्स ऑन अस कि हम कैसे अप्रोच करते हैं चीजों को। ओके सर, बात करते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वोट, गुड्स और सर्विस और बोथ, व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और बाय अ, बस याद थोड़ी करना है, बाय अ पर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? सर पर्सन इंक्लूड्स, क्या बोला सर? आवाज नहीं आ रही। पर्सन समझ में आया? समझ में आ गया ना? इंक्लूड्स, ओके। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी,
कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, समझे मेरी बात, सब आ गए इसमें। और ऊपर फिर भी क्या लिखा है, कुछ और है क्या तो भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। समझे आप मेरी बात बच्चों, क्लियर? तो ये सब पर्सन के स्कोप में आ रहा है, मतलब सारे लोग कवर्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑल्सो, क्लियर? ओके ओके, और आगे बढ़ते सर। When such supplies are made or agreed to be made by a person for a बहुत भारी पॉइंट है वाला। ओके सर, फॉर अ कंसिडरेशन, पहली बात मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, वेरी गुड, क्विड प्रो क्यों, गुड। मैंने तेरे लिए क्या, तूने मेरे लिए क्या किया, अगर ऐसा है तो क्या है, कंसिडरेशन है, क्लियर? जीएसटी लग जाएगा बेटा, ध्यान रखना। सो डोंट डिमांड, जस्ट गिव। सर अरे तू लाइफ से लिंक मत करे अपने। सर पॉइंट ये कि सर कंसिडरेशन मे बी इन मनी, मे बी इन काइंड, प्लीज सर, कंसिडरेशन ध्यान देना बच्चों। अच्छा, बहुत सारे सर्कुलर सर, बहुत भारी पॉइंट अपने आप में। आपने किसी मंदिर में डोनेशन दिया, क्या वो कंसिडरेशन है? भगवान पास करा देना सर, भगवान ने नहीं मांगे, समझे मेरी बात, क्लियर? तो वो गिफ्ट है, वो डोनेशन है, वो सप्लाई नहीं है, वो कंसिडरेशन नहीं है सर। ओके, इस तरह के इंटरप्रिटेशन बहुत सारे सर, इस पे आराम से बात करते, जल्दी नहीं है सर। कंसिडर, इनफैक्ट इसमें बहुत वक्त लगेगा, कुछ पॉइंट अभी हो पाएंगे, कुछ कल करेंगे हम इसमें। ओके, बहुत सारे लोग तो सोच रहे कोई बात नहीं, कल ही कर लेना सर पूरे सोच रहे हो ना ऐसा, सोचो पर कुछ ना हो पाएगा सर। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मे बी इन मनी, मे बी इन काइंड। ओके, सुनो ध्यान से सर, supply should be for a consideration, please sir, supply should be okay। अगर कंसिडरेशन के लिए नहीं है मतलब वो फ्री है, और फ्री है मतलब वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए में कवर नहीं है, मतलब वो सप्लाई में कवर नहीं हो रहा अभी तो। ओके, आई रिपीट, सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए बोलता है, all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of what, goods or service or both, when such supplies are made or agreed to be made by a person for a, मतलब that supply should be for a consideration, तो ही वो सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई। आपने कंसिडरेशन के लिए काम किया है, प्लीज सर इस बात को बहुत अच्छे से या फिट कर देना, बहुत काम का पॉइंट है, बहुत सर्कुलर भी इस पे सर। अगर आपने कंसिडरेशन के लिए काम किया है, इन वर्ड्स को प्लीज याद रखना, आपने अगर तो सप्लाई है, नहीं तो सप्लाई नहीं है। ओके, यहां तक क्लियर आपको? किसके लिए काम किया है? योर इंटेंशन शुड बी टू अर्न द कंसिडरेशन, भले यू कम हो ज्यादा हो, भले यू मनी में हो, भले यू काइंड में हो, बट योर इंटेंशन शुड बी टू अर्न द, तो वो सप्लाई है, नहीं तो सप्लाई नहीं है। क्लियर? ओके सर, क्या नाम? योगेंद्र। माहौल सर, मान लो योगेंद्र भाई मई 2020 में इनके एग्जाम से सीएफएल के, और सर चलेगा ना, 2-3 एग्जाम्पल भारी वाले आएंगे सर और सर हमारे योगेंद्र भाई, इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी फैक्ट्री, जबरदस्त, और सर बहुत बड़ी इंडस्ट्री इन्होंने सेटअप करी पापा ने। और जितना बड़ा बिजनेस होता है, सुनना ध्यान से, इनमें बहुत सारे पॉइंट कवर होंगे, जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ही रिस्क होता है, उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है सर, उतनी ही टेंशन भी होती है। और पापा अकेले बिजनेस संभालने वाले, बेटा भी सीए कर रहा है। अब साहब पापा टेंशन में बिजनेस को लेके, भाई सीए कर रहा, पापा एक दिन ऑफिस जा रहे थे, भाई तो है अपना और क्या सर।
अब साहब पापा टेंशन में। इसने एक दिन पापा से पूछ लिया, पापा क्या टेंशन है, मेरे को बताओ, बड़ी बड़ी कंपनीज के हम ऑडिट करते हैं, आपको तो क्या काम है, एक चप सर। और पापा ने दिमाग लगा पढ़ाई में, दिमाग खराब मत कर, भी सीए बन गया ये तू, नहीं दिमाग लगा पढ़ाई में, बात मत कर। और इसके भी ईगो पे आ गई, ईगो हट हो गया इसके। बोलता है अब तो किसी को मैं ये है नेगेटिव माइंड, अब देखना पॉजिटिव माइंड सर। और इसने सोचा और किसी को दिखाऊं ना दिखाऊं, इनको सीए करके जरूर दिखाऊंगा। और उस दिन से जुनून पे लग गया और साहब दिन रात एक करके मेहनत करने लग गया बच्चा, और सही लाइन पे आ गया, सही जगह आ गया, इंडा टेक्स पढ़ने आ गया। और सर और सर देखते ही देखते मई 2020 में योगेंद्र ने एग्जाम दिए, जुलाई में रिजल्ट आया और योगेंद्र सीए योगेंद्र हो गए। माहौल जश्न है, एकदम जबरदस्त माहौल है। और सर खुशी का माहौल, 3-4 दिन गुजरे। अब इसने पापा बोला, पापा अब बताओ, नाउ आई एम अ सीए। उस दिन आपने बोला था तू सीए बन जाता बात करना, और नाउ आई एम अ सीए एंड यू टेल मी नाउ बिजनेस में। और इसने पापा से पूछा, पापा आप बताओ क्या टेंशन है बिजनेस की, मैं सोल्व करता हूं आपकी। पापा ने बोला जॉब लगी तेरी, उधर दिमाग लगा, दिमाग खराब मत कर। मतलब सीए बनने के बाद भी काउंट नहीं किया, इसकी बात सुनी नहीं। इसने बोला ठीक है मेरे हो गया है। ओके साहब, 2-3 दिन गुजरे और कुछ दिन और निकले, पापा और टेंशन में। पापा का बिजनेस धीरे धीरे टेंशन तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रॉफिट्स कम होने लग गए, खूब टेंशन में। और एक दिन तो इसे रहा नहीं गया, इसने बोला पापा या तो आप मेरे को टेंशन बताओ या मैं आपको टेंशन दूं। इमोशनल हो गया और योगेंद्र भाई ने पापा को, पापा आपको मेरे को प्रॉब्लम बतानी ही पड़ेगी। और साहब पापा ने बोला बच्चा गया हाथ से, बैठ तू। बोला मैं तो नहीं बैठूंगा। वाह ठीक है खड़ा रहे, मैं बताता हूं तेरे को। और पापा ने अपने बिजनेस की प्रॉब्लम शेयर करना चालू कर दी और बोलना चालू किया कि साहब इधर से ऑर्डर जब मंगाते हैं, प्रोक्योरमेंट जब करते हैं तो क्वालिटी कुछ और हम ऑर्डर करते हैं, आती कुछ और है, स्टॉक का हमारा कभी भी मैचिंग होता नहीं है। स्टॉक वाले को बोलते हैं कहाँ है स्टॉक, तो बोलता है रामलाल से पूछ, रामलाल से पूछ तो बोलता है श्यामलाल से पूछ, पता ही नहीं पड़ता क्या हो गया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते ये बनाना है, साइज थोड़ी छोटी बन जाती है, कभी बड़ा बना दिया, क्वालिटी जो चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाती है। पेमेंट एडवांस में लोग ले लेते हैं अपने से, और जब पेमेंट लेने की बात आती है पेमेंट आता नहीं अपना, लेट, ये वो बहुत सारे प्रॉब्लम, कभी ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक, कभी ये वो। इसने बोला पापा आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा नहीं। और साहब इसने पापा ने जैसी प्रॉब्लम शेयर करी, इसने ज्ञान बढ़ना चालू कर दिया। पापा ऐसा वैसा ये वो सब कुछ ज्ञान बांट दिया आधे घंटे तक पापा को। पापा भी बोल रहे बोल तू बोल, हो गया। इसने बोलना बंद किया, हो गया तेरा, जाऊं मैं? बोला हाँ। पापा बात समझ में आ गई? बोला हाँ ठीक है। बोला पापा आप उसको अप्लाई कर देना। पापा ने बोला देख पहली बात तो तूने मेरे से जबरदस्ती पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, मैंने तेरे से सॉल्यूशन नहीं मांगा, फिर भी तूने आधे घंटे तक ज्ञान बांटा। अब तू बोले उसको अप्लाई भी कर दे, ना हो पाएगा। और पापा ने उसको अप्लाई नहीं किया, अनसुना कर दिया बात को और निकल गए पापा। ओके कुछ दिन निकले, पापा का बिजनेस और टेंशन, धीरे धीरे पापा का बिजनेस लॉस में आने लग गया। और इसने एट द एंड पापा को बोल दिया पापा मेरी बात मान लो, आप कई बार फैक्ट्री नहीं होते, मैं जाके देखता हूं कई बार फैक्ट्री में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं आप बात मान लो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वैसे ही बंद होने वाला है लॉस में। और पापा ने भी सोचा बात तो सही है, एक बार इसकी बात मान लेते। जैसे ही पापा ने इसकी बात मानी, पापा का पूरा बिजनेस की प्रॉब्लम खत्म हो गई सर। और पापा का बिजनेस पूरा ट्रैक पे आ गया और जबरदस्त प्रॉफिट मोड पे बिजनेस आ गया पापा का। और साहब जबरदस्त माहौल एकदम, और पापा का बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चल रहा है। और पापा ने बोला मेरा बेटा सी है, जबरदस्त। पापा ने खुश होकर इसको 10 लाख रुपए दे दिए, जा बेटा ऐश कर, मुझे पता है पिछले 5 साल तूने कुछ नहीं किया, सीए किया है। और पापा ने इसको 10 लाख रुपए दे दिए, जा बेटा ऐश कर। मेरा पॉइंट आपसे ये
वो 10 लाख पे जीएसटी है या नहीं है? मेरा पॉइंट ये 10 लाख पे जीएसटी है नहीं है. इज इट सप्लाई और नॉट? वाई नॉट? क्या नहीं? अच्छा बोलो, इमोशनल टच की वजह से पापा ने दिए. क्यों इतने साल प्यार नहीं आया? अभी भी प्यार आया? हाँ सर. अच्छा बहुत सारे लोग बोल रहे इसने पापा के बिजनेस की टेंशन सोल्व कर दी इसलिए पापा ने पैसे दिए. तो वो फीस होगी ना वो तो. यार पापा ने क्यों दिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इसने क्या उस कंसिडरेशन के लिए काम किया था क्या सर? क्या इसने सप्लाई किया था फॉर अ कंसिडरेशन? नो. देर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन. देर इज नो डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन. दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ सप्लाई. और इस पे जीएसटी लेवी नहीं होगा. ये गिफ्ट है. क्लियर? इस पे सप्लाई, ये सप्लाई नहीं है और इस पे जीएसटी नहीं लगता. समझे आप मेरी बात बच्चों? क्लियर? तो देयर में भी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स. एन नंबर ऑफ एग्जांपल पर आपको इस एग्जांपल में उतरना पड़ेगा पहले. क्लियर? ओके. यहां तक बात समझे क्या? इससे आगे बात करेंगे हम कल. पर हाँ अभी पूरा नहीं हुआ है. क्लियर? और आपको चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर 1 डेफिनेशन नहीं पढ़नी है सर आपको. चैप्टर 2 और ये स्लाइड्स कुछ कॉपी करनी 2 मिनट. अच्छा चैप्टर 2 जब आप पढ़ेंगे ना सर, तो जैसे चैप्टर 2 का आप पेज नंबर 2 ओपन करेंगे अगर, तो इसमें आपको देखो इस तरह का सेक्शन नंबर 9 मिलेगा. लेवी एंड कलेक्शन ऑफ एसीएसटी, सीजीएस सॉरी, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मिलेगा सर आपको. देखो ये जो बॉक्स में दिया ना बेटा, ये बैर एक्ट है. ये नहीं पढ़ोगे चल जाएगा. पूरी बुक में जहां जहां पे भी इस तरह के बैर एक्ट दिए, जस्ट रेफरेंस के लिए दिए, कभी काम आए लाइफ में आपको. तो क्लियर? मैंने नीचे जो एनालिटिकल व्यू दिया है, आप डायरेक्ट ये पढ़ेंगे चल जाएगा. बैर एक्ट नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा. पूरी बुक की बात कर रहा हूं आपसे बेटा. और इनफैक्ट मैं तो प्रेफर करूंगा अभी बैर एक्ट मत पढ़ना, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. ओके क्लियर? समझे मेरी बात? और आपको पढ़ना है कहां तक? जहां पे सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 आपका शुरू हो रहा है, पेज नंबर 24-25 के आसपास तक का. 26 मैंने पूरा नहीं पढ़ा एक्चुअली, कंसिडरेशन वाला पॉइंट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप केवल 24-25 तक पढ़िएगा. ये चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर है. चैप्टर 1 के कई सारे पेज एप्लीकेबल नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं आपको वो. ओके बच्चों क्लियर? मेनली चैप्टर नंबर 2 से शुरू किया है. चैप्टर 1 तो इंट्रोडक्शन था केवल. ओके ये स्लाइड्स आप कॉपी कर लो एक बार इफ यू वांट. नहीं है कल ना, क्लिक कर लो, एक बन जाएगा फोल्डर. ये स्लाइड नंबर 1 कॉपी कर लो आप. ये कर लो, ये काम का स्लाइड आपके लिए. जो काम के स्लाइड है वो कर लेना, जरूरी नहीं सारे. हैव अ क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स. बाद में जाके कॉपी करना, इसको कॉपी जरूर करना आप. डन? ये रहने दे, ये कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला. डन? ओके ओके. नाइन 3 डन. ये कॉपी कर लो, एक काम का है. वापस करता हूं एक बार, ये कर लो आप. वेरी इंपॉर्टेंट. डन. ये कल कर लेना, कोई खास नहीं. तो ये कर लो आप. ओके थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. और कल टाइम का ध्यान रखना आप, सो दैट वी कैन बिगिन एट 7 o'clock. ओके बेटा, थोड़ा जल्दी आइएगा आप. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यह सरकार एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में. दोस्तों आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोविजन है, जितने भी एक्ट है, कानून है, उन सबको अप्लाई करने के लिए आर्टिकल 370 को डिलीट कर दिया गया.
बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, बहुत न्यूज में, और आपने सब तरफ सुना ही होगा डेफिनेटली। हर एक्ट में लिखा जाता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अब नहीं लिखा जाएगा। तो उसी के संदर्भ में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में। पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, अभी जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, पर जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख का एरिया भी आता था पहले। तो अभी क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, एक है लद्दाख और एक है जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में आ गया, पर आपको बताया फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी एक्ट, जिन जिन यूनियन टेरिटरीज में अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है उन सबको स्टेट गवर्नमेंट माना जाता है और वहां पे एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता है। जम्मू एंड कश्मीर में वहां का खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर एसजीएसटी एक्ट अलग से बना हुआ है। क्लियर? तो अब यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन की बात करें तो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में एक और यूनियन टेरिटरी ऐड हो गया, लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर ऐड नहीं हुआ क्योंकि उसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसा दिल्ली और पुडुचेरी में होता है। ओके, तो अब यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में क्या हो गया बेटा, यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी एक्ट लद्दाख भी ऐड हो गया है। अच्छा, एक और अमेंडमेंट ये हुआ है, दादरा एंड नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी था पहले, दमन एंड दीव वो भी एक यूनियन टेरिटरी था पहले, इन दोनों को सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। मतलब दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एक ही नाम हो गया यूनियन टेरिटरी का, एक ही यूनियन टेरिटरी हो गया। तो अकॉर्डिंगली डेफिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी अब अमेंड कर दिया है, चेंज कर दिया है, और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में लद्दाख को इंसर्ट कर दिया, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक ही यूनियन टेरिटरी नाम में लिख दिया साहब। क्लियर? दिस इज द अमेंडमेंट। आप चाहे तो चैप्टर 2, वैसे ये डेफिनेशन चैप्टर 1 का जो लास्ट पेज है वहां पे भी दी हुई है, चैप्टर 2 जहां शुरू हो रहा है उसके सेकंड पेज पे भी मैंने डेफिनेशन दे रखी है, आप चाहे तो एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। चैप्टर 2 का सेकंड पेज, जहां चैप्टर 2 शुरू हो रहा है उसका सेकंड पेज देखिए बेटा आप, यूनियन टेरिटरी का डेफिनेशन दे रखा है। यूनियन टेरिटरी मीन्स टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, थर्ड है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये दोनों को एक कर दिया गया, पहले दमन एंड दीव अलग लिखा था, मर्ज हो गया, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एक सिंगल यूनियन टेरिटरी हो गया अभी। देन डी है लद्दाख, ये यहां पे ऐड किया, देन चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। क्लियर? फिर एक्सप्लेनेशन देके बोला हुआ क्या, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट ईच ऑफ द टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन सब क्लॉजेस A to F shall be considered to be a separate union territory। सबको सेपरेट यूनियन टेरिटरी माना जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप अलग टेरिटरी है, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है, और सब पे यूटी जीएसटी एक्ट अप्लाई होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करता है। क्लियर? तो बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है, पर हाँ फिर भी हमको हर माइन्यूट पॉइंट पे ध्यान देना बेटा। ओके, तो सर आपने देखा हो तो यहां पे यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में दिल्ली नहीं है, पुडुचेरी नहीं है और जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, ये तीनों भी यूनियन टेरिटरी है, पर फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट या एसजीएसटी एक्ट या यूटीजीएसटी एक्ट, यहां पे आप देखेंगे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के स्कोप में नहीं आते, क्योंकि यहां पे इनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है और इन तीनों के एसजीएसटी एक्ट अलग है। पर हाँ, लद्दाख को यहां इंसर्ट कर दिया, दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को एक सिंगल यूनियन टेरिटरी कर दिया। क्लियर? डन। कोई खास मेजर अमेंडमेंट नहीं था। डन बच्चों, माहौल अच्छा बच्चों। ऐसे ही मैं सारे अमेंडमेंट्स इन लेक्चर के बीच में मर्ज कर दूंगा, सो दैट आपको लाइव बैच का भी मजा आ रहा होगा शायद, एंड ये अमेंडेड लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। तो माहौल एकदम जबरदस्त, शानदार। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़िए अच्छे से। थैंक यू सो मच।